पर की नंबर 1 डिबेट में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। यूट्यूबर एल्विश पर नोएडा पुलिस किसी भी वक्त शिकंजा और कस सकती है, लेकिन उससे पहले वो हर एक सबूत जुटा लेना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि दूसरा नोटिस जारी होने के बाद एल्विश क्यों पेश नहीं हुए। वैसे तो एल्विश ने बीमारी का बहाना बनाया था, लेकिन दीपावली के दिन जिस तरह से वो घूमता दिख रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो कानून को सरेआम अंगूठा दिखा रहा है या फिर चुनौती दे रहा है कि वो पेश नहीं होगा, पुलिस चाहे जो चाहे वो कर ले। अब सवाल यहां पर है कि आखिर एल्विश कब तक कानून से आंख मिचोली का खेल खेलेगा। अकाउंट हैक कर लिया है और फैजान अब इसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम से करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फैजान ने एल्विश को हैकर, चोर और क्रिमिनल तक कह दिया। फैजान का यह भी आरोप है कि एल्विश नशे का सामान भी बेचता है और उन्हें केस वापस लेने के लिए एल्विश धमका भी रहा है। सुबह 3 बजे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो पता लगा कि एल्विश यादव ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया इंस्टाग्राम का। वो हैकर भी है, चोर भी है, क्रिमिनल भी है, नशे का सामान भी बेचता है, दुनिया के सामने आ रहा है, भाग रहा है, पुलिस से भी भाग रहा है, दुनिया से भाग रहा है। मुंबई साइबर क्राइम में तेरी रिपोर्ट करने जा रहा हूं मैं अभी, मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में, इसीलिए कि तूने मेरा अकाउंट हैक करा है, समझा। अभी एक और कंप्लेन तेरे अगेंस्ट होगी। तुझे कंप्लेन से फर्क नहीं पड़ता ना, तेरे सोर्सेज बहुत ऊपर तक है ना, तेरे कॉन्टैक्ट बहुत ऊपर तक है ना, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे ऐसा लगता है ना कानून सबका बाप है, कानून तेरा बाप है। तो यहां आपने सुना फैजान अंसारी को, और चलिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बात है। फैजान अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं। एलन राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मानवी तनेजा जो मॉडल हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुई हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोपहर के नंबर 1 डिबेट में। फैजान अंसारी, क्या हुआ क्या है? आप भी बहुत आग बबूला नजर आ रहे हैं, हुआ क्या है बताइए जरा। सर मैं पहले से कहता, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं सर पहले से कहता आ रहा था कि एल्विश ने ऐसा किया वैसा किया, अब सब चीजें क्लियर होकर सामने आती जा रही हैं। उसने अपनी दुश्मनी निकालना मुझसे शुरू कर दी है। आज सुबह 3:30 बजे, लगभग 3-3:30 बजे के वक्त मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया एल्विश ने, और अभी मेरे पास उसका कोई भी एक्सेस नहीं है, सारा एक्सेस एल्विश के पास है। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरी दुनिया से, सारे लोगों से, सारे फैंस से कि अगर कुछ भी मैसेज या कुछ आ रहा है तो वो सब एल्विश कर रहा है, जिसके लिए अभी मुंबई साइबर क्राइम में मैं उसकी कंप्लेन भी कर रहा हूँ। नहीं तो ये आपको कैसे पता कि एल्विश यादव ने सुबह 3:30 बजे आपका अकाउंट हैक किया है और सारे एक्सेस उसी के पास है? मेरे पास सर कुछ दोस्तों के मैसेज आए, मुझे पता नहीं था कि आपका इंस्टाग्राम देख कर लगता है एल्विश ने कुछ किया है। तो जब मैंने और लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि एल्विश यादव ने ये किया है, तो इसका एक प्रोसेस है। उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, आप ऐसे कंप्लेन करिए, ये इसको अपील करिए। तो प्रोसेस में सर मैं आ गया हूँ और वो मेरे पीछे लग गया। मैंने आप पहले भी सर अपने इंटरव्यूज में कहा था कि अभी वो दुश्मनी निकालने की कोई कसर छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको मालूम नहीं है सर वो कुछ कर नहीं सकता फैजान अंसारी का। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा था, वो सिर्फ पीठ पीछे से हमला कर सकता है, सामने कभी भी नहीं आएगा। और अभी वो भाग रहा है, पुलिस से भी भाग रहा है, अभी पूरी दुनिया के सामने सारी चीजें आ रही हैं। ये सिर्फ छुप के, डरा के, धमकियों से ही अपना काम कर सकता है। इसके पास लोग इतने हैं, इसके पास टीम इतनी बड़ी है, बस उनको यूज करके सर ये सब करता है और कुछ भी बात नहीं है। मानवी, आपका क्या मानना है जो आरोप यहाँ पर फैजान लगा रहे हैं? देखिए मुझे तो लगता है लोग इस वक्त चीप पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लाइमलाइट में आना है तो किसी पे कोई भी इल्जाम लगाते रहो। अब इनको पता है कि अगर बिग बॉस में जाने इनका, क्योंकि जहां तक मुझे भी जैसे ये कहते हैं, इनका बिग बॉस में जाने का पूरा प्लान है कि इनको बिग बॉस में एंट्री मिल जाए, और बिग बॉस में एंट्री तभी मिल सकती है जब ये कंट्रोवर्सी से घिरते हैं। वैसे तो ये फ्लॉप, अगर आप गूगल पे नाम डालें तो एक मिनट सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली, नहीं मेरी बात सुनिए। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मानवी एक मिनट रुकिएगा। फैजान, आपने जब बोला था तो सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, एक बार इनको बात कंप्लीट करने दीजिए। आपत्ति मैं आपकी दर्शकों तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक बार सुनने दीजिए। हाँ जी सर, मुझे यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स करने हैं। बिग बॉस में जाने के लिए आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करना होता है और ये अक्सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये इनका अगर आप गूगल पे नाम डालते हैं तो ये गूगल पे ये सर्च नहीं होते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश करी कुछ जानने की, तो मेरे को पता नहीं। अब ये बताएंगे कि ये वही फैजल अंसारी है कि नहीं। कभी ये आदिल खान पे एक इल्जाम लगा देते हैं जो राखी सावंत के एक्स हस्बैंड है कि उन्होंने इनसे पैसे लूटे हैं। कभी ये पुनीत सुपरस्टार पे इल्जाम, अगर ये वही है, कभी ये पुनीत सुपरस्टार पे इल्जाम लगा देते हैं कि उन्होंने इनको मेंटल हैरेस किया। कभी ये मुंबई पुलिस को फंडामेंटल राइट सिखाने लग जाते हैं। कभी ये उर्फी जावेद पे घिनौनी टिप्पणी कर देते हैं जेंडर को लेके कि तुम
ये बताएंगे कि ये वही फैजल अंसारी है जिनके बारे में ये सब कुछ है, कि कुछ ना कुछ आप कुछ महीने के बाद ये जो दिमाग की घंटी होती है आपकी बज जाती है कि मैं लाइमलाइट में आऊंगा। फैजान, आप वही वाले अंसारी हैं क्या? हेलो जी सर। जिनका मानवी जिक्र कर रही हैं आप, वही हैं क्या? जी जी सर, जी सर, मानवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गूगल अगर तो कहीं ना कहीं आप देखिए, बिल्कुल सही बात है, तो आप मुंबई पुलिस को फंडामेंटल राइट और हमेशा लीगल तरीके से किया है सर, गलत काम करने वाला लीगल चीजों तो कह रही हूँ, आप मुंबई पुलिस को फंडामेंटल राइट तो कहीं ना कहीं देखिए, मैंने जो भी आपने हाँ बोल दिया ना, टाइम्स नाउ ना भारत पे आपने नहा बोल दिया है, इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ। चलिए, कम से कम ये बात यहाँ पर क्लियर हुई, क्योंकि फैजान अंसारी ने कई तरह के आरोप लगाए और उस पर मानवी तरेजा ने अपनी बात भी रखी। संजय राणा जी, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्यों नहीं सामने आकर अपना पक्ष खुलकर यहाँ पर रखा जाता है? नोटिस मिल रहा है, जाइए, दिक्कत क्या है आपको? हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा होता है कि आप किसी को नोटिस भेजते हैं, किस फॉर्म में नोटिस जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। ईमेल में जा रहा है कि डाक द्वारा जा रहा है या पुलिस वाला द्वारा, वेरियस तरीके होते हैं नोटिस को। नोटिस रिसीव हुआ कि नहीं वो जानना जरूरी होता है। लेकिन बड़ा ताजुब होता है हिमांशु भाई, अचानक मैं रात को 3 बजे उठूं, बोलूं कि मेरे सपने में एक ऐसी चीज आई थी कि प्रधानमंत्री ने मुझे गाली दी है और मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर कर दूंगी, तो भाई बेहुदा बयानबाजी है। देखिए, छोटी मानसिकता इसको कहते हैं और इसको कहते हैं चीप पब्लिसिटी, जो मानवी हमारी मित्र बोल रही थी। देखिए, ऐसा है कि आपको एल्विश के खिलाफ अगर लगता है कि एल्विश ने कुछ गलत किया है तो आपका पूरा अधिकार बनता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप जाइए उस पर एफआईआर करिए। लेकिन उसके पहले वक्तव्य दे देना कि मेरे दोस्तों ने बोला है, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया कि भैया, भगवान हो, आप अल्लाह हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप जज हो या आप पुलिस हो, इन्वेस्टिगेशन काम आपका नहीं है। लेकिन आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था जो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो गणित, एक मिनट सर, शांत रहिए, शांत रहिए। मैं प्रोफेशनल एडवोकेट भी हूं, तो मुझे प्रोफेशन मत समझाइए, कानून के लॉ मत समझाइएगा, ठीक है? सेकंड थिंग हिमांशु, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं पहले भी बोला था, सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बोला कि कहीं ना कहीं बिग बॉस पुराना वाला, आप याद करिए कि सलमान खान से आदमी कौन व्यक्ति था जो सलमान खान को कहीं ना कहीं झुका दिया था। तो ये एंगल जो है ना, बॉम्बे वाला, बॉलीवुड वाला एंगल मैंने उजागर किया था। और वो देखिए बॉलीवुड एंगल जो सामने आ रहा है, किस तरह फैजान अंसारी आजकल अचानक आके उठ जाते हैं और बोलने लगते हैं। देखिए, कानून का काम है अपना कार्रवाई करना, कानून का काम है नोटिस देना, और जो भी नोटिस रिसीव कर रहा है उसके पास। संजय जी, देखिए, सबने अपनी बात रखी, फैजान अंसारी पर भी आपने अपनी बात रखी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, भगवान न करे कि अगर ऐसी किसी परिस्थिति में आप फंसते हैं और संजय राणा जी आपके लिए नोटिस जारी होता है, तो क्या यह जरूरी है कि वो डाक से मिला है, ईमेल से मिला है, कैसे मिला है? अगर आपको पता है कि आपको नोटिस जारी किए जा रहे हैं या फिर ऐसा मामला बड़ा हुआ है, तो आप भी पुलिस के सामने अपनी बात रख सकते हैं। क्या ये ऐसा होना चाहिए? देखिए हिमांशु, नोटिस जारी हुआ है ये बातें हैं, लेकिन नोटिस में क्या लिखा हुआ, किस धारा के अंतर्गत है, किस धारा के अंतर्गत जा रहा है, ये सारी चीजों का बैठ के चर्चा होनी चाहिए। बैठ के वो निर्णय लेंगे, एडवोकेट उनको एडवाइस देंगे। लेकिन देख लीजिए, जिस तरह से उन पे एफआईआर हुई वो बिल्कुल तरीका गलत था। इस तरह से किसी पे भी एफआईआर नहीं हो सकती है जो व्यक्ति वहां पे नहीं है। समझिए, आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर। तो पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया, पुलिस ने जल्दबाजी में कदम उठाया, बिल्कुल जल्दीबाजी में। इसीलिए एक मिनट, एलन राव जी, ठीक है संजय राणा जी, अब थोड़ा सा वक्त दीजिए। एलन राव जी, आपने कई ऐसी परिस्थितियां देखी होंगी, और आपका क्या मानना है? क्या वहां पर पुलिस की तरफ से कोई कमी रह गई या फिर एल्विश अभी भागता फिर रहा है, बच रहा है? देखिए हिमांशु जी, पुलिस जब भी कोई कंप्लेंट मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करती है। इसमें कोई ये कानून की बात है कि उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करती है। 154 सीआरपीसी में साफ लिखा हुआ है, कोई भी किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन मिली है उसमें केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, और वो पुलिस कर रही है, तभी से कर रही है। दूसरी बात जहां तक आई है कि अभी नोटिस दिया कि नहीं दिया, ये सारी बातें संजय राणा जी भी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि जब तक नोटिस के बारे में पता नहीं हो नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, अगर दिया है तो क्या नोटिस उसको रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, और रिसीव हुआ है तो उसके बाद उसको आना चाहिए। अगर नोटिस रिसीव करने के बाद में कोई वायलेट करता है डायरेक्शंस का, जो नोटिस में डायरेक्शंस लिखी हैं, तब वो अगर नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का, कानूनी कार्रवाई का अलग से रास्ता होता है। क्योंकि सेक्शन 41 सीआरपीसी में बड़ा तय है कि अगर किसी को ऐसे किसी केस में बुलाना है, पहले उसको नोटिस देंगे, नोटिस के बाद अगर वो नहीं आता है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, देन ही कैन बी अरेस्टेड। तो ये प्रोसेस कब तक चल सकती है राव साहब, ये नोटिस वाली, कि एक नोटिस दिया नहीं आया, दूसरा नोटिस दिया नहीं आया, कितना और इंतजार? किसी वजह से उस नोटिस
उस नोटिस का अगर प्रॉपर रिप्लाई दिया होगा कि मैं इस वजह से नहीं आ रहा हूं, तो उसको माना जाएगा। उसके बाद दोबारा नोटिस दिया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को नोटिस दिया, वो नहीं आ पाए, उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा। फिर भी अगर नहीं आते हैं और बिना किसी वजह से नोटिस को अवॉइड करते हैं, तब वो अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को उनकी पूछताछ जरूरी होती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी होती है, तभी उसको अरेस्ट किया जाता है। कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए अगर एल्विस इस बात को, नोटिस को अवॉइड कर रहे हैं और नहीं आ रहे हैं जानबूझकर, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिए, जानबूझकर नहीं आ रहे हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं डायरेक्शंस को। नहीं, लेकिन राव साहब मैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा हूं, प्लीज मेरे को इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब दीजिएगा। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा हूं। बहुत से आरोपियों को आपने देखा होगा, समझा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर एल्विश यहां पर बच रहे हैं? देखिए, एल्विस जानबूझ के फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं वो अलग बात है। अगर वो अपने आप को जानबूझ के बचा रहे हैं तो डेफिनेटली वायलेशन ऑफ लॉ है। अगर वो अपना सारा जवाब, क्वेश्चंस का जवाब सही दे रहे हैं और वो जवाब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस की, उससे मेल खाती हुई है, कोई मतलब उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ही कैन नॉट बी। ठीक है, हाँ संजय जी बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए मैं सर की, राव साहब की बातों को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए, पहला नोटिस गया, उसका जवाब आया होगा, दूसरा नोटिस गया, तीसरे में वो एक वारंट जारी कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, वो पुलिस का अधिकार है। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और देखिए हर इंसान को, चाहे आप हो या हम, यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनको एक अधिकार मिला हुआ कि अपनी बातों को रख सके। अब हमें नहीं पता है कि नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है कि नहीं दिया है, किस तरह से दिया है, कितना समय मांगा है। तो समय मांग सकता है, अगर वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, तो अंसारी साहब आप तो वारंट का इंतजार कर रहे होंगे। आप तो अंसारी साहब सोच रहे होंगे कि बहुत सारे नोटिस जारी हो गए, सीधे वारंट ही लाया जाए। अब नहीं सर, सिंपल सी बात मैं एक बताना चाहता हूं, जो मैं आप सबके सामने क्लियर करना चाहता हूं। कुछ भी एल्विश यादव का सर नहीं होगा, ये मैं ड्यू टू रिस्पेक्ट सबके सामने कह रहा हूं। उसके कॉन्टैक्ट्स इतने बड़े लेवल पे हैं। एक चीज है, मेरे को अंसारी साहब एक बात को लेकर मेरे को अंसारी साहब आपको सैल्यूट करना है। नहीं संजय जी एक मिनट अंसारी साहब, मेरे को एक बात आपको सैल्यूट करना है। रात के 3:30 बजे अगर आपका इंस्टा हैक हो जाता है तो आपको ये पता है किसने किया है। आपके दोस्त इतने बड़े एक्सपर्ट है, बता भी देते हैं कि एल्विश के पास इसका एक्सेस है। सर मुझे और फिर दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, कहीं पर कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी बड़ी पहुंच है। यानी आप यहाँ पर पूरे सिस्टम पर आपने सवाल खड़े कर दिए। मैं आपसे, आप जितनी बार बोलेंगे सर, आज भी बोलूंगा, कल भी, ड्यू टू रिस्पेक्ट सर, ये बिल्कुल सच है। उसके कॉन्टेक्ट इतने बड़े, पुलिस पकड़ रही है, छोड़ रही है, उसको आप कितने भी नोटिस भेज दीजिए। आम आदमी कोई होता ना सर, टू बी ऑनेस्ट, कोई आम आदमी होता ना, अभी वो अरेस्ट ही होता और उससे पुलिस सब कुछ उगलवा लेती। नहीं तो जो जांच टीम है, जो पुलिस है, मतलब ये कुछ नहीं करेंगी, ये एल्विश को ऐसे छोड़ देंगी? सर वो कर रही है, बट उसके कॉन्टेक्स्ट और अलग लेवल पे है, ये भी दुनिया को मालूम है। अलग कहाँ, इसलिए हमने अलग कहाँ लेवल पर, मुंबई का कानून अलग है सर, किस लेवल पर? इस पर राव साहब कुछ आपत्ति जता रहे हैं। जी बोलिए जी राव साहब। हिमांशु जी, ये ऐसे चैलेंज करना कि उसका कुछ नहीं होगा, ये कहां से भविष्यवाणी इनको आ रही है? कानून के हिसाब से राव सर ऐसा होता है। फैजान थोड़ा सा रुकिए ना। फैजान जी बात सुन लीजिए प्लीज। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो कोई रिश्तेदार तो है नहीं उसका, या कोई ऐसा कोई इन्फ्लुएंस। ये कहना कि वो बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स अपनी जगह होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, हर आदमी के कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट कानून के दायरे में रहकर कोई काम करने वाला आदमी, उसको कोई कॉन्टैक्ट एम्फसाइज नहीं करता। मैं अपने से कह सकता हूँ, तो मैंने कभी की, और हमेशा पुलिस के बारे में मैं बता देता हूँ, कोई भी कॉन्टैक्ट काम नहीं आता। अगर कोई मेरिट पे केस बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो नहीं बनाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, अभी इतने कॉन्टैक्ट के बारे में बात की थी, किसी भी कई केसेस आप पीछे देख लीजिए जो दिल्ली पुलिस ने भी किए हैं, या और कई पुलिस भी करती है, या एनसीबी ने किए हैं, या कोई क्राइम ब्रांच करती है, मुंबई पुलिस करती है। तो ऐसा ही नोएडा पुलिस में भी कोई कायदे कानून के हिसाब से, हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से करते हैं। किसी का कोई कॉन्टैक्ट अगर है तो ये तो फिर कानून का खिलवाड़। पुलिस का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई रिश्तेदारी पुलिस यहाँ पर नहीं निकाल रही है। ये पूर्व जो डीसीपी साहब है, राव साहब, उनका कहना है। लेकिन मानवीय एक और आरोप यहाँ पर लगा, फैजान अंसारी हैं। फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं कि एक दिन में 4-4, 5-5 लाख फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फॉलोअर घट जाते हैं, फिर वो फॉलोअर्स धमकी देने के लिए इस्तेमाल खुद एल्विश करता है।
देखिए, फॉलोअर्स की जहां तक मैं बात करूं, अगर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं 4 लाख 5 लाख है, कुछ भी एक एक्स नंबर एक फॉलोअर बढ़ जाते हैं, अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, अगर आप कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल वीडियो डालते हैं, अगर आपकी कोई एक पोस्ट वायरल होती है, तो फॉलोअर्स अगर पसंद आती है तो बढ़ जाते हैं। सुनिए रुकिए, अरे आपके पास कोई तथ्य है, कोई एविडेंस है तो बताइए, बेतुकी बात है। अगर सुनिए, कभी आपसे हैकर बोल दो, आज मैं बोलूं कि मेरे 100 फॉलोअर कम हो गए, अंसारी जी ने अंसारी जी ने कोई हैक कर दिया और मेरे फॉलोअर्स डाउन हो गए, ये कोई ये तथ्य की बात नहीं है, बेसलेस बातें। बहुत लोग आप मैंने मेरे को लग रहा है मेरी जो आपका जो भूसा भर रखा है ना दिमाग में, ये इससे आपके दिमाग से अच्छे तो दाग है कि कम से कम उसे डिटर्जेंट डाल करके वो भी धुल जाते हैं, पर आपके जो दिमाग का कीड़ा है, गंदा कीड़ा वो नहीं धुल सकता। अगर आप अच्छी पोस्ट डालते हैं तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, अगर कोई लोगों को ऑडियंस को आपकी पोस्ट पसंद नहीं आती तो फॉलोअर्स गिर भी जाते हैं। सेलिब्रिटी की लाइफ में अगर आपको इतनी आपत्ति है, मानवी एक मिनट, आपने एक मिनट क्या प्रॉब्लम है, उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं। सुनिए ना, नहीं मानवी मेरे को बस एक बात क्लियर करनी है, फैजान आपने गुंडा कह दिया, आपने बदमाश कह दिया, आपने चोर कह दिया, ये पुलिस डिसाइड करेगी ना, पुलिस अपना काम कर रही है। जितनी कंप्लेंट क्रिमिनल भी कहा, हैकर भी कहा, मुंबई में मैंने उसके बारे में मालवी जी मैं तो जानता भी नहीं था उसे। ये तो जो पुलिस कंप्लेन कह रही है, जो पुलिस रिपोर्ट्स कह रही है कि 3 साल 2 साल 2020 2021 2022 में जो एलविश के खिलाफ ऑलरेडी केस फाइल है मालवी जी, मालवी जी आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उसके केसेस बोल रहे हैं। डराना धमकाना, उसके लोग डरा रहे हैं धमका रहे हैं, ये तो आम चीजें उसके लिए, लेकिन आपने बॉस ये तो आम चीजें मालवी जी आप मानती हैं कि नहीं मानती बताइए आप। और बिग बॉस के घर में भी अगर शो अच्छे से देखा है ओटीटी का, जिसमें उसको गलती से विनर बनाया है, उसमें क्लियर उसने बोला है कि तुझको बाहर देख लूंगा, तुझको बाहर देख लूंगा, ऐसे वर्ड तो शो के अंदर यूज कर रहा है मालवी जी, माफ करना भाई साहब, आप अच्छा प्लीज देखिए ऐसे ऑडियंस को, ऐसे हमारे दर्शकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मानवी प्लीज इतनी सी बात को समझना होगा। एक मिनट फैजान रुकिए, लेकिन संजय जी एक चीज मेरे को क्लियर करिए, क्योंकि आपने कहा कि आप एडवोकेट भी हैं और लीगल मुद्दों पर भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन संजय जी मेरे को यह बताइए कि जितने भी आरोपी हैं, ज्यादातर जो आरोपी हैं, उनके बयानों में अब फंसता हुआ एल्विश नजर आ रहा है, तो ये कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक हो सकता है या फिर मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, जो भी चीज एफआईआर हुई है या जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है, सारे गवाहों से गवाही दिलाई गई, उसके बाद अपनी चार्जशीट कोर्ट में रखेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोषी है कि नहीं दोषी है। देखिए ऐसा है कि अभी हमारे मित्र फैजान बोल रहे थे कि मुंबई का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है, इन्होंने अब इसकी बात करी कि कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कि मेरे पास भी लाइसेंसी पिस्टल है, मैं अपनी पिस्टल से सुन लीजिए पिस्टल है मेरे पास, गनर हुआ करता था पुलिस का, तो उसकी मैंने कार्बाइन से भी फोटो खिंचाई हुई है। तो ये कोई कानूनी जुल्म नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। अगर एफआईआर हो रही है 2020 में, तो क्या पुलिस सो रही थी? सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस थाना जिस क्षेत्र में थाना के अंतर्गत की गई, संजय जी सुन लिए क्या कह रहे हैं अंसारी, फैजान क्या कह रहे हैं? संजय सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आप कानून के हिसाब से सही बात कह रहे हैं, बट सर मैं ये कह रहा हूं, ठीक है आपने माना, मैंने आपकी बात मानी सर, लेकिन अगर किसी की 2-2 3-3 4 साल से एफआईआर हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो पता लगता है ना सर। आप मुझे बताइए, आप खुद इस बैकग्राउंड के हैं कि कोई ना कोई तो सर क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का है ना सर। बताता हूं देखिए सर, ऐसा तो 2 तरह के एफआईआर होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर होती है और जेन्युइन एफआईआर होती है। अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर होगी तो मेरे पर भी 10 एफआईआर हो सकती है, आप पे भी 10 एफआईआर हो सकती है। एफआईआर हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसाइड करता है। चीज सामने आ रही है सर, कुछ नई चीज सामने नहीं आई सर। एक टिकटॉकर पे उसने सर उसने टिकटॉकर को डराया धमकाया 2021 में, उसकी फैमिली ने एफआईआर करी, उसके बाद 2022 में भी एक केस है। मुस्लिम नहीं हो जाता या गुनाहगार नहीं हो जाता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है संजय जी एक बार फैजान कुछ कह रहे थे पुराने मामलों को, क्या फैजान बताइए, बात रखिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक ही मामला अगर सेम रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब समझ में आता है सर कि सामने वाला बंदा बहुत प्रोफेशनल है। अगर धमकाने की रिपोर्ट 2021 में फिर किसी दूसरे
को 2022 में, फिर किसी को धमकाने की रिपोर्ट 2023 में, इसका क्या मतलब है? शरीफ आदमी बार बार धमकाने नहीं जाता है। एक क्रिमिनल, अभी मैं नाम नहीं लूंगा बड़े बड़े किसी क्रिमिनल्स का, बट उनकी आप जितनी एफआईआर देखेंगे वो एक ही चीज पे रहती है, उन्होंने बिल्डर को धमका दिया, उन्होंने इसको धमका दिया, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पॉइंट एक ही है सर, जान से मारने की धमकी। एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट जरा रुकिए। लेकिन मानवी, मेरे को बस थोड़ा सा ये बात समझनी थी, क्योंकि अगर मैं भी अगर एल्विश की जगह पर होता, मेरे पर इतनी चर्चा हो रही होती, इतने गंभीर आरोप एफआईआर में जिक्र होता, ये सारी चीज होती, तो मैं पुलिस के सामने अपनी बात रखता, मैं वहां पर जाता, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करता। लेकिन जो बताया गया, जानकारी दी गई कि मैं पहले नोटिस में इसलिए नहीं आया, दूसरे नोटिस में इसलिए नहीं आया, उसके बाद कुछ तस्वीरें आती हैं, उसके बाद आप अलग तरीके से लोगों के बीच इंटरेक्ट करते हैं, तो यहां तो सवाल खड़े होते हैं ना, यहां तो आपका पक्ष कमजोर हो रहा है ना, आप खुलकर सामने क्यों नहीं आते हैं? देखिए, पहली बात ये कि एल्विश ने अपनी वीडियो पे बोला था कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करूंगा, और उसने कोऑपरेट किया। फैजान, आपसे नहीं है मेरा ये मान, मैं आता हूँ, रुकिए फैजान। भी नहीं है इनके, इनको कॉटन बर्ड भी देनी बहुत जरूरी है, इनके कान में सुनाई नहीं देता इनको। पहली बार देखिए, और पुलिस ने बुलाया था तो फैजल गया था, और आज वो एल्विश किया था, और उसने पूरी की पूरी कोऑपरेट किया था पुलिस के साथ, और उसने जो पुलिस ने क्वेश्चन किया था उसने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। उसके बाद सेकंड टाइम उसको बुखार हो गया था, उसकी तबीयत खराब, आपको भी पता है मौसम बहुत ज्यादा खराब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके चलते वो पुलिस के पास नहीं गया। और अगर बहुत इमरजेंसी होगी वो जाएगा, वो अपनी वीडियोस पे आए दिन कहता आ रहा है कि मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करूंगा, और वो कोऑपरेट कर रहा है। और मात्र सिर्फ आधे घंटे की पूछताछ हुई है। जो लोग कह रहे हैं, जैसे आपके चैनल पे बोल रहे हैं बहुत देर तक पूछताछ हुई है और वो जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ आधे घंटे की पूछताछ हुई है। और इवन पुलिस ने भी कहा कि वो कोऑपरेट कर रहा है। आधे घंटे में मैं भी आपसे कम से कम 10 से 15 सवाल पूछ सकता हूं, और आधे घंटा बहुत होता है। देखिए, जो एविडेंस उसके खिलाफ प्लांट करे गए हैं वो सारे बेसलेस हैं। सबसे लेकिन ये भी, अब देखिए, जैसे फैजान अंसारी कह रहे हैं कि उनका पूरा अकाउंट हैक हो गया, ये सारी चीज हो गई है, चलिए ठीक है। लेकिन दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि ये सारे प्लांट किए गए हैं, तो ये राव साहब, ये तो पुलिस पूरा देखेगी ना, आप भी कैसे कह सकते हैं कि ये सब प्लांट किया गया है? ये जो भी एलिगेशन है हिमांशु जी, पुलिस का राइट है उसमें करने का, और जो फैजान ने कंप्लेंट की है उसके हैक करने के बारे में, वो भी पुलिस साइबर क्राइम देख रही है। वो जो नोएडा पुलिस की जो टीम है वो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट से भी बात कर रही है, क्या इसके एलिगेशन ठीक है कि नहीं है। अगर एलिगेशन गलत है तो फिर इसका मतलब यह है कि वो जानबूझकर इनके खिलाफ कर रहे हैं, और सही है तो अच्छा राव साहब, अच्छा ये बताइए, जैसे एक नोटिस के बाद कहा कि बीमार हैं, तबीयत खराब है, अब मान लीजिए एक नोटिस और आता है, जैसे और कहा जा रहा है कि सख्ती बरतने की कोशिश है, एक नोटिस और आता है, और फिर एल्विश कह देते हैं कि भाई दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, मैं इस जगह नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या? मतलब अगर ऐसे एक्सक्यूज या फिर ऐसे कुछ वजह हो, मैं एक्सक्यूज नहीं बोलूंगा, ये गलत शब्द होगा, लेकिन अगर कोई वजह वो बार बार बताएं, सामने नहीं आए, तो फिर अगला कदम क्या होगा, और सख्ती को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कोई भी वजह से कोई नोटिस के जवाब में नहीं आता है और उसका जवाब दे देता है और जस्टिफाई करता है कि ये वजह जेन्युइन है, तो पुलिस भी उसको थोड़ा और टाइम दे देगी, लेकिन एक अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा सकता। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो रही है किसी के ना आने की वजह से, तो फिर वो पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, उसका नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से इशू कराएगी, अरेस्ट वारंट करेगी, और उसको जैसा मैंने कहा कस्टोडियल इंटरोगेशन करेगी। उसके बाद अगर कोई जानबूझकर ऐसे करके कोई बेवजह से कोई सब वो करने के बाद करते हैं, तो डेफिनेटली पुलिस का राइट है ये, उसको अरेस्ट करने के बाद ही उसकी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि वो कई बार बुलाने पर भी अगर नहीं आते हैं तो नहीं, तो आमने सामने क्यों नहीं बिठाया जा सकता? मेरे को ये जानना है राव साहब कि जो आरोपी आपने पकड़े हैं, मतलब जो पुलिस ने पकड़े हैं टीम ने, उनको और एल्विश को आमने सामने बिठा के बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जो आदमी पहले पकड़े गए हैं या तो वो कस्टडी में है या फिर वो उनको वहां जेल से लाना वो होगा, क्योंकि जब भी एल्विश आएंगे तब उनके सामने लाने के लिए उनको वहां कस्टडी से लाना होगा, या कोई ऐसा दिन निश्चित है कि उनकी कस्टडी की जो रिमांड है, पुलिस कस्टडी रिमांड, अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर है तो बुला सकते हैं। संजय राणा जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो मामला इतना लंबा खिंच रहा है, पुलिस को किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बहुत जल्द इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो? देखिए हिमांशु, बड़ी सिंपल सी बात है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए अभी राव साहब ने बताया कि अगर व्यक्ति को जवाब नहीं देता तो तीसरे बार में वारंट इशू हो जाएगा, उसको अरेस्ट करके ले आएंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। इवन दो पूछताछ के बुलाते हैं और पुलिस अगर सेटिस्फाई नहीं होती इनके जवाब से तो वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद इनका रिमांड ले सकते हैं और दोनों को सामने सामने बैठा सकते हैं। और जो जयपुर में जो लैब में जो रिपोर्ट विश की आने वाली है वो भी इफेक्ट करेगी? नहीं, देखिए लैब रिपोर्ट से ये नहीं साबित होता है कि, देखिए जहर का साबित होगा जहर है कि नहीं है, ये नहीं साबित होता है कि एल्विश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है।
तो ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पहुंच जाते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, सारी तथ्य मिला। फैजान, इंस्टा तो आपका हैक हो गया, अब आगे और क्या क्या होगा? सर पता नहीं क्या क्या होगा सर। पहले धमकी आई, मुझे व्हाट्सएप चैट आई है जो आप सब लोगों के पास है, फिर इंटरनेशनल नंबर से कॉल। तो आप जा रहे हैं ना पुलिस के पास वो सब लेकर? जी सर, पुलिस के पास जा रहे हैं ना वो सब लेकर, सबूत लेकर? सब सर ऑलरेडी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में सब मैंने दे दिया है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आप